नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिंदी कंप्लीट वन शॉट पर। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में रिवाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सिंपल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए, ये कंप्लीट वन शॉट आपकी पूरी प्रिपरेशन को सॉलिड बना देगा। तो नोटबुक रेडी रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड कंप्लीट वन शॉट। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दिन भर बात तो करते हैं लेकिन असल में कुछ कह नहीं पाते? आज हम बालकृष्ण भट्ट के एक ऐसे ही निबंध बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सच्ची बातचीत की कला आखिर है क्या। तो सवाल यही है, सोशल मीडिया, टेक्स्ट, डीएम्स, हम हर वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, पर क्या हम सच में बात कर रहे हैं या ये सिर्फ जानकारियों का लेन देन है? कमाल की बात तो ये है कि 100 साल से भी पहले लिखा गया ये निबंध आज की हमारी डिजिटल जिंदगी पर एकदम सटीक बैठता है। अब निबंध की गहराई में जाने से पहले इसके लेखक को जानना बहुत ज़रूरी है। बालकृष्ण भट्ट कोई साधारण लेखक नहीं थे, वो हिंदी साहित्य के एक स्तंभ थे। उनकी अहमियत का अंदाज़ा मशहूर आलोचक रामविलास शर्मा के इस एक वाक्य से लगाया जा सकता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जैसा कि इस सोर्स में दिखता है, शर्मा जी ने खुद लिखा है कि भट्ट जी ने सामाजिक मुद्दों पर लिखकर प्रगतिशील आलोचना की बुनियाद रखी थी। मतलब हम किसी आम लेखक की नहीं बल्कि एक नया रास्ता बनाने वाले की बात कर रहे हैं। तो आज हम इस निबंध के 5 मुख्य आइडियाज़ को समझेंगे। पहला, बातचीत ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान क्यों है। दूसरा, एक असली बातचीत के लिए वो जादुई नंबर क्या है। तीसरा, भीड़ हमारी बातों को कैसे बदल देती है। चौथा, यूरोप की आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या चीज़ है। और आखिर में, खुद से बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। भट्टे जी के मुताबिक बातचीत सिर्फ बोलना सुनना नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इस स्लाइड पर निबंध का शुरुआती हिस्सा है। यहाँ भट्ट जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जितनी भी शक्तियाँ दी हैं उनमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति सबसे अनोखी है। वो कल्पना करते हैं कि अगर हमारे पास ये शक्ति ही ना होती तो इस खामोश दुनिया का क्या हाल होता। तो बोलने की शक्ति इतनी ख़ास क्यों है? अरे सीधी सी बात है, यही वो शक्ति है जो हमें जानवरों से अलग करती है। इसी से तो हम अपना सुख, दुख, गुस्सा सब कुछ जाहिर कर पाते हैं। जैसा भट्ट जी कहते हैं, इसके बिना ये दुनिया एक बेजान खामोश जगह होती। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या होता? सब लोग अपने अपने कोनों में चुपचाप बैठे रहते, अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहते, पर किसी से बांट नहीं पाते। कितनी अकेली और अधूरी ज़िंदगी होती है ना। इसी बात को समझाने के लिए लेखक रॉबिन्सन क्रूसो का एक बहुत ही दमदार उदाहरण देते हैं। 16 साल तक सोचिए, पूरे 16 साल तक क्रूसो ने किसी इंसान की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। और जब आखिरकार उन्होंने फ्राइडे की आवाज़ सुनी, तब जाकर उन्हें फिर से इंसान होने का एहसास हुआ। ये है बातचीत की ताकत। चलिए ठीक है, बातचीत ज़रूरी है, ये तो समझ आ गया। पर एक असली बातचीत के लिए सबसे अच्छा माहौल क्या है, आइए पता करते हैं। लेखक यहाँ एडिसन का जिक्र करते हुए एक सीधा सा नियम बताते हैं। असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। लेकिन ऐसा क्यों? भट्ट जी समझाते हैं कि जब सिर्फ दो लोग होते हैं तभी वो खुलकर बात करते हैं, अपना दिल एक दूसरे के सामने रख देते हैं। पर जैसे ही कोई तीसरा इंसान आता है, सारा खेल बदल जाता है। वो खुलापन ख़त्म हो जाता है, बातचीत में औपचारिकता आ जाती है और लोग अपने दिल की बात कहने से कतराने लगते हैं। तो अगर दो लोगों में असली बातचीत होती है तो फिर दो से ज़्यादा लोगों में क्या होता है? चलिए इस क्राउड इफेक्ट को समझते हैं। इस सोर्स में लेखक ने बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे लोगों की संख्या बढ़ने पर बातचीत का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। जैसे 3 लोगों की बातचीत एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल बन जाती है, जहां बातें सीधी नहीं होती बल्कि घूम फिर कर होती हैं। ये टेबल पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। 2 लोगों के बीच होती है असली बातचीत, 3 में ये त्रिकोण बन जाती है, और 4 या उससे ज़्यादा में उसे लेखक राम रमावल कहते हैं। मतलब ये बस वो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं जहाँ असल में कोई कनेक्शन नहीं होता, बस रस्म निभाई जा रही होती है। तो हमने देखा कि कैसे ज़्यादा लोगों के आने से बातचीत की क्वालिटी गिरती है। पर क्या बातचीत को एक कला की तरह भी देखा जा सकता है?
इसके लिए लेखक हमें यूरोप ले चलते हैं। यूरोप में बातचीत को आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ बोलना नहीं, ये एक हुनर है, एक ऐसी कला जहाँ मुश्किल से मुश्किल विषयों पर भी इतने मज़ेदार तरीके से चर्चा होती है कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाता है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है। यहाँ सोर्स में लेखक इसी आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी महफिल जहाँ विद्वान लोग सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं बल्कि बातों को दिलचस्प बनाने के लिए इकट्ठा हुए हों। ये बातचीत का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। और अब आते हैं इस निबंध के सबसे गहरे और आखिरी विचार पर। अब तक हम दूसरों से बात करने की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर बातचीत का सबसे बड़ा मकसद कुछ और ही हो। भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत हमारे मन के लिए एक थेरेपी की तरह है। जैसे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, वैसे ही बातचीत के ज़रिए हमारे मन में जमा हुआ मैल, जो भी बुरे विचार और भावनाएं हैं, वो भाप बनकर उड़ जाता है और हमारा मन एकदम हल्का और साफ महसूस करता है। निबंध के इस आखिरी हिस्से में लेखक बातचीत के सबसे ऊंचे रूप का खुलासा करते हैं, और ये वो नहीं है जो शायद कोई सोच रहा हो। वो कहते हैं कि सबसे उत्तम बातचीत वो है जो इंसान खुद से करता है। तो बातचीत का आखिरी मकसद क्या है? खुद पर काबू पाना, और इसका रास्ता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी खामोशी से खुद से बात करना। ये वो ताकत है जिससे हम अपनी भावनाओं, अपने गुस्से को संभाल सकते हैं और दुनिया से लड़ने के बजाय अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? असली बातचीत सिर्फ वक्त गुजारने का तरीका नहीं है, ये जुड़ाव के लिए, मन की सफाई के लिए और आखिरकार खुद को खोजने के लिए एक बहुत शक्तिशाली साधन है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए इस पूरी चर्चा के बाद, हमारी अगली असली बातचीत कब और किसके साथ होगी? ये एक सोच। नमस्कार। आज हम हिंदी लिटरेचर के खजाने से एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने, पता है, 100 साल से भी पहले कहानी कहने का पूरा स्टाइल ही बदल दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अमर कहानी उसने कहा था कि। सोचिए, 1919 में जब ये कहानी पब्लिश हुई थी, इसने लिटरेरी वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। तो चलिए आज इस कमाल की कहानी की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आज भी इतनी स्पेशल क्यों है। पूरी की पूरी कहानी बस इस एक छोटे से सवाल के आसपास घूमती है, तेरी कुरमाई हो गई? सुनने में कितना आम सा सवाल लगता है ना? लेकिन यही सवाल एक मासूम सी मुलाकात को जिंदगी भर के वादे में बदल देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि प्यार, फ़र्ज़ और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान की शुरुआत है जो आपको हमेशा याद रहेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम जा रहे हैं 1900s के अमृतसर। ज़रा सोचिए, तंग गलियाँ, बग्गियों का शोर और उसी चहल पहल के बीच एक दुकान पर एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की की नज़रें मिलती हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये उनका एक रूटीन सा बन गया था। कभी दही की दुकान पर मिल गए तो कभी सब्जी वाले के पास, और लड़का हर बार उसी शरारत से पूछता, तेरी कुरबानी हो गई? और लड़की का जवाब हमेशा एक ही होता था, धत। और वो शर्माकर भाग जाती थी। ये उनकी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। लड़के ने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार जवाब धत नहीं था। लड़की ने कहा, हाँ हो गई, और अपना रेशमी दुपट्टा दिखाते हुए बोली, कल ही तो हुई है। बस ये सुनते ही उस 12 साल के लड़के की दुनिया जैसे उजड़ गई। वो इतना गुस्से और दुख में था कि घर जाते हुए उसने एक लड़के को नाली में धक्का दे दिया, एक ठेले वाले का सामान भी घेर दिया। मतलब उसके टूटे हुए दिल का सारा गुस्सा बाहर आ रहा था। अब कहानी एक बहुत लंबी छलांग लेती है। हम अमृतसर की उन प्यारी गलियों से सीधे 25 साल आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मैदान में पहुंच जाते हैं। कहाँ वो अमृतसर की गलियां और कहाँ यूरोप की बर्फीली ठंड, कीचड़ से भरी खाइयाँ और हर तरफ मौत का साया। माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। तो देखिए, पूरे 25 साल बीत चुके हैं। बचपन की वो मासूमियत अब कहीं खो गई है, उसकी जगह ले ली है जंग की भयानक सच्चाई ने। अमृतसर का वो लड़का अब एक सिपाही बन चुका है जो अपनी जान हथेली पर रखकर देश के लिए लड़ रहा है। और यहाँ हम मिलते हैं जमादार लहना सिंह से। जी हाँ, ये वही लड़का है। उसके साथ हैं उसके अफसर सूबेदार हज़ारा सिंह और सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, जो बहुत ज़्यादा बीमार है। अब कहानी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। लैना सिंह बीमार बोधा सिंह का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता है।
वो अपने हिस्से के दोनों कंबलों से दे देता है और खुद आग के पास कांपता रहता है। वो बूढ़ा की जगह खुद पहरा देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि वो एक अफसर के बेटे के लिए अपनी जान दांव कर क्यों लगा रहा है। आखिर इस कुर्बानी के पीछे का राज क्या है। और यही कहानी में आता है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट। एक रात एक ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट साहब खंदक में आता है और सूबेदार को एक खतरनाक मिशन पर जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन लहना सिंह को कुछ गड़बड़ लगती है। अब उसकी तेज़ नज़र और याददाश्त का असली टेस्ट होने वाला था। लहना की ऑब्जर्वेशन पावर देखिए। वो नोटिस करता है कि इस अफसर के बाल कैदियों की तरह कटे हैं, जबकि असली लेफ्टिनेंट साहब के बाल तो स्टाइलिश थे। ये नकली साहब एकदम साफ सुथरी उर्दू बोल रहे हैं, जबकि असली वाला तो बात बात में डैम बोलता था। और फिर सबसे बड़ी गलती, उसने लहना जो एक सिख है को सिगरेट ऑफर कर दी। बस लहना तुरंत समझ जाता है कि ये कोई जर्मन जासूस है और एक बहुत बड़ा खतरा सिर पर है। लहना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो फौरन एक सिपाही को सूबेदार को वापस बुलाने भेजता है। फिर अकेले ही उस जर्मन जासूस को पकड़ लेता है और फिर अपने सिर्फ 8 साथियों के साथ वो 70 जर्मन सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका जोश देखिए। वो कहता है, हम 8 नहीं 1.25 लाख हैं। जंग बहुत ही भयानक होती है। लहना और उसके साथी बहादुरी से लड़ते हैं। सूबेदार की टीम भी बिल्कुल सही समय पर वापस आ जाती है और वो जंग जीत जाते हैं। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लहना सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है और अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड पर आ जाती है। जब घायलों को ले जाने के लिए गाड़ी आती है तो लहना अपनी पसली का गहरा घाव छुपा लेता है। वो सूबेदार और उसके बेटे को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है, ये कहकर कि अरे उसे तो बस मामूली चोट लगी है। ये उसकी आखिरी कुर्बानी थी अपने वादे के लिए। जाते जाते लहना सूबेदार से एक आखिरी बात कहता है। वो कहता है, जब घर चिट्ठी लिखो तो सूबेदारनी जी को मेरा मत्था टेकना कहना और उनसे कहना कि जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। और अब यही सवाल सबके दिमाग में है, आखिर सूबेदारी ने ऐसा क्या कहा था जिसके लिए लहना सिंह ने अपनी जान तक दे दी। वो क्या वादा था। और फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। पता चलता है कि जंग पर जाने से ठीक पहले लहना सूबेदार के घर गया था, जहां सूबेदार की पत्नी ने उसे पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि अमृतसर वाली वही 8 साल की लड़की थी। उसने लहना को याद दिलाया कि कैसे बचपन में उसने उसे एक बग्घी से बचाया था। और फिर उसने अपना आंचल फैलाकर लहना से वादा मांगा था कि जैसे बचपन में उसकी जान बचाई थी वैसे ही जंग में उसके पति और बेटे की जान भी बचाएगा। और अब हमें समझ आता है कि इस कहानी का नाम उसने कहा था क्यों है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो वादा है जिसे लहना सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके सारे काम, उसकी कुर्बानी, सब कुछ बस उसी एक वादे के लिए थी। इसीलिए यह कहानी हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है, एक मास्टरपीस है। सोचिए, 1915 में फ्लैशबैक जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना कितनी बड़ी और नई बात थी। यह सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये बिना किसी स्वार्थ के प्यार, वादे और फ़र्ज़ की एक ऐसी कहानी है जो आज भी सीधे हमारे दिलों को छू जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या बचपन की एक धुंधली सी याद पर किया गया वादा इतना मजबूत हो सकता है कि कोई उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दे। प्यार और फ़र्ज़ की भावना क्या सच में इतनी ताकतवर हो सकती है। इस बारे में ज़रूर सोचा है कि एक भाषण, सिर्फ एक आवाज़ पूरे देश की सियासत को हिला सकती है। एक ऐसी आवाज़ जिसने सरकार की जड़ें तक कंपा दी और एक ऐसी क्रांति की आग जलाई जिसे आज भी याद किया जाता है। आज हम उसी ऐतिहासिक पल और उसके पीछे की उस ज़बरदस्त सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख की 5 जून 1974 और जगह पटना का गांधी मैदान। ज़रा सोचिए, मैदान में तिल रखने की जगह नहीं है, लोगों का एक समुंदर। कहते हैं कि उस मैदान में उतनी भीड़ ना तो उससे पहले कभी देखी गई ना उसके बाद। और ये सब लोग आए थे सिर्फ एक इंसान को, एक आवाज़ को सुनने के लिए। एक ऐसी आवाज़ जो बहुत जल्द पूरे देश की आवाज़ बनने वाली थी। और मंच पर कौन था? कोई नौजवान नेता नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण, एक बुज़ुर्ग और उस वक्त बीमार चल रहे लीडर।
वो तो राजनीति से संन्यास भी ले चुके थे, लेकिन देश के नौजवानों ने उन्हें पुकारा और वो उनकी आवाज़ पर चले आए। उस दिन हवा में एक बेचैनी थी, एक उम्मीद थी, और हर कोई बस इंतज़ार कर रहा था कि जेपी आज क्या कहेंगे। और फिर वो आवाज़ गूंजी। जेपी ने बोलना शुरू किया और उनके पहले कुछ शब्द ही इतिहास बन गए। उन्होंने कहा, ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। सुनिए, यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए बदलाव का ऐलान था। इस एक लाइन ने उस पूरे आंदोलन का मकसद और उसकी दिशा तय कर दी। तो सवाल तो बनता है ना, कि आखिर कौन थे ये जयप्रकाश नारायण, जिनकी एक पुकार पर लाखों लोग अपनी पढ़ाई, अपना काम सब कुछ छोड़कर सड़कों पर उतर आए थे। चलिए इस ऐतिहासिक भाषण के पीछे के इस महानायक को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, पर लोग उन्हें प्यार से जेपी कहते थे या फिर लोकनायक। लोकनायक यानी लोगों का हीरो, द पीपल्स लीडर। और वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक थिंकर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे और आज़ादी की लड़ाई के एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी भी। उनकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से देश के नाम थी। सोचिए, 1902 में बिहार के छोटे से गांव में जन्म हुआ, फिर पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और वहां से लौटकर सीधा कांग्रेस ज्वाइन की और कूद पड़े आज़ादी की लड़ाई में। बाद में वो विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, जिसका मकसद था सबका विकास। और फिर 1974 में वो छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने। देश के लिए उनका योगदान इतना बड़ा था कि सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन जानते हैं, अमेरिका में उनकी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह आसान नहीं थी। वो गए तो थे देश सेवा का सपना लेकर, लेकिन अपनी फ़ीस भरने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। फैक्ट्रियों में काम किया, होटलों में बर्तन धोए, जूते पॉलिश किए, यहाँ तक कि टॉयलेट तक साफ़ किए। शायद इसी संघर्ष ने उन्हें आम आदमी के दर्द को इतने करीब से महसूस करना सिखाया था। तो फिर वही सवाल कि एक आदमी जो राजनीति छोड़ चुका है, जो बीमार है, उसे अपने बुढ़ापे में एक आंदोलन की कमान क्यों संभालनी पड़ी? इसकी वजह थी आज़ादी के बाद का वो सच, जो उन सपनों से बिल्कुल अलग था जो आज़ादी के वक्त देखे गए थे। सोचकर देखिए, आज़ादी को 27 साल हो चुके थे, एक पूरी की पूरी पीढ़ी जवान हो चुकी थी, लेकिन जिस स्वराज के लिए भगत सिंह जैसों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, वो असली स्वराज, वो असली आज़ादी आम आदमी तक पहुंची ही नहीं थी। जेपी ने अपने भाषण में मानो देश की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उन्होंने एक एक करके गिनाया। देश में भ्रष्टाचार फैला है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो नौकरी करना तो सिखाती है पर सवाल करना नहीं, और सरकारी दफ्तरों का हाल तो ये है कि बिना रिश्वत के कोई फाइल आगे ही नहीं बढ़ती। जेपी ने वो कहा जो हर कोई महसूस कर रहा था पर शायद कह नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा, जनता करा रही है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। ये शब्द सीधे लोगों के दिलों में उतर गए। क्यों? क्योंकि ये उनकी रोज़ की सच्चाई थी, उनकी अपनी कहानी थी। तो अब जब प्रॉब्लम इतनी गहरी थी तो उसका सल्यूशन कोई छोटा मोटा मरहम तो हो नहीं सकता था। और यहीं पर जेपी ने अपना वो क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा जिसने सबको चौंका दिया। यहीं से जन्म हुआ संपूर्ण क्रांति के विचार का। तो आखिर ये संपूर्ण क्रांति है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं थी, ये समाज के हर एक हिस्से को बदलने की पुकार थी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शिक्षा, मतलब हर लेवल पर एक फंडामेंटल चेंज की ज़रूरत है। जेपी का पॉइंट बहुत क्लियर था। वो किसी एक इंसान या एक पार्टी को हटाकर दूसरे को लाने के हक में नहीं थे। उनका असली मकसद था उस पूरे सिस्टम को बदलना जो इन सारी समस्याओं को पैदा कर रहा था। मतलब सिस्टम चेंज, नॉट जस्ट रजीम चेंज। और देखिए, जेपी ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाई, उनके पास एक सोल्यूशन का खाका भी था। उन्होंने एक ऐसे नए लोकतंत्र का सपना देखा जहां असली पावर नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में हो। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता। जेपी का मानना था कि सारी गड़बड़ की जड़ तो हमारा चुनावी सिस्टम ही है। पहली बात, चुनाव इतने महंगे हो चुके थे कि कोई भी गरीब और ईमानदार आदमी लड़ने की सोच भी नहीं सकता। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी बात, एक बार हमने वोट दे दिया, उसके बाद अगले 5 साल तक हमारा अपने ही चुने हुए नेता पर कोई कंट्रोल, कोई अंकुश ही नहीं रहता था।
तो इसके जवाब में जेपी ने एक 3 स्टेप मॉडल दिया। स्टेप 1, चुनाव। पार्टियां नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और आम लोगों की कमिटियां मिलकर सही उम्मीदवार को चुनेंगी। स्टेप 2, निगरानी। यही कमिटियां चुने हुए नेता के काम पर लगातार नज़र रखेंगी। और सबसे ज़रूरी स्टेप 3, जवाबदेही। अगर वो नेता लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो इन कमिटियों के पास उसे इस्तीफा देने पर मजबूर करने की ताकत होगी। इस पूरे आइडिया का निचोड़ बस एक लाइन में है, एक ऐसा लोकतंत्र बनाना जहां जनता की ताकत वोटिंग मशीन का बटन दबाते ही खत्म ना हो जाए, बल्कि असल में वहीं से शुरू हो। असली पावर और असली जवाबदेही। अब सोचिए, इस भाषण को लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन जेपी ने उस दिन जो सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चुनावी सुधार, क्या वो सवाल आज पुराने हो गए? आज भी तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, बहस करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या जेपी की संपूर्ण क्रांति का ये विचार आज भी उतना ही ज़रूरी, उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था? क्या हो अगर जेंडर इक्वालिटी का सबसे पावरफुल आइडिया हमारे ही इतिहास में कहीं छिपा हो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम शायद भूल चुके हैं? तो चलिए आज रामधारी सिंह दिनकर के एक कमाल के निबंध के जरिए अर्धनारीश्वर की इस गहरी फिलॉसफी को समझते हैं। ये जो शब्द है ना, अर्धनारीश्वर, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इस एक लफ्ज़ में बैलेंस की, संतुलन की एक पूरी फिलॉसफी छुपी है। और इस फिलॉसफी को हमारे सामने रखा था महान लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मर्द और औरत के बीच की हर दीवार को तोड़ने की बात करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अर्धनारीश्वर है क्या? देखिए, ये शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है, यानी एक कल्पना से बना रूप। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक ही शरीर जिसका आधा हिस्सा पुरुष का है और आधा स्त्री का, हाफ मेल हाफ फीमेल। शायद इससे बड़ा, इससे पावरफुल सिंबल मर्द और औरत की बराबरी का हो ही नहीं सकता। तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं? हमारा सफ़र शुरू होगा इस प्राचीन, इस परफेक्ट आइडियल से। फिर हम देखेंगे कि आज की सच्चाई क्या है और आखिर में हम उस बैलेंस को, उस संतुलन को वापस पाने का रास्ता तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सेक्शन, द परफेक्ट यूनियन। आखिर दिनकर के निबंध के मुताबिक ये अर्धनारीश्वर का रूप क्या दर्शाता है? इसके पीछे का विजन क्या है? दिनकर इस रूप को ना बहुत ही खूबसूरती से बयां करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ही मूर्ति में दो अलग अलग चीज़ें एकदम बैलेंस में। एक आँख बिल्कुल कोमल, रसमयी, तो दूसरी आँख विकराल यानी फियर्स। एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में चूड़ियाँ खनक रही हैं। ये रूप हमें बताता है कि कठोरता और कोमलता यानी टफनेस और सॉफ्टनेस ये अलग अलग नहीं है, ये एक साथ एक ही इंसान में हो सकते हैं। और बस यही यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोर मैसेज है। दिनकर के लिए ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं थी, ये इंसानियत के लिए एक ब्लूप्रिंट था। उनका साफ कहना था कि अगर किसी पुरुष में सो कॉल्ड नारी वाले गुण आ जाते हैं तो यह उसकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि यह उसकी पूर्णता को, उसकी कंप्लीटनेस को बढ़ाते हैं। तो ठीक है, आइडियल तो यह है, लेकिन फिर दिनकर हमसे कहते हैं ज़रा रुकिए और अपने आसपास देखिए, आज के समाज को देखिए। हम क्या देखते हैं? इस आइडियल का बिल्कुल उल्टा। हम देखते हैं एक साफ साफ बंटवारा। समाज ने सारे गुणों को मर्द और औरत के बीच बांट दिया है। पुरुष को बना दिया धूप और नारी को चांदनी। पुरुष को बना दिया एक मजबूत वृक्ष यानी पेड़ और नारी को उस पर लिपटी हुई लता यानी बेल। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज पुरुष स्त्रैण यानी औरतों जैसा कहलाने से डरता है और नारी कर्कश या मैनली दिखने से घबराती है। और इसी पे दिनकर एक बहुत बहुत चोट करने वाली बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे गुणों का ये बंटवारा करते वक्त पुरुष ने नारी से उसकी राय पूछी ही नहीं, उसने खुद को वृक्ष बना लिया और नारी को अपने आप ही लता बना डाला। तो ये बंटवारा हुआ कैसे? हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? दिनकर इसकी जड़ों को इंसानी इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट तक ले जाते हैं। दिनकर के अनुसार ये सब शुरू हुआ कृषि के आविष्कार से, यानी जब इंसान ने खेती करना सीखा। उससे पहले आदिम मानव के समय में मर्द और औरत दोनों बराबर थे, साथ शिकार करते थे, साथ रहते थे। लेकिन खेती ने सब बदल दिया। जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। पुरुष बाहर खेत में रह गया और स्त्री घर के अंदर बंद हो गई। और बस यहीं से पुरुष की दुनिया यानी बाहर की दुनिया बड़ी होती चली गई और स्त्री की दुनिया, घर के अंदर की दुनिया, छोटी और डिपेंडेंट होती चली गई। और दिनकर कहते हैं कि यहीं से शुरू हुई नारी की पराधीनता।
यानी औरत की गुलामी, उसका पूरा अस्तित्व, उसकी खुशी, उसका दुख, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी, सब कुछ पुरुष की मर्ज़ी पर निर्भर हो गया। अब आगे दिनकर एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारे कई बड़े बड़े सम्मानित विचारकों ने सदियों तक इस बंटवारे को कम करने की बजाय और भी गहरा किया। एक एग्जाम्पल देखिए जो काफ़ी हैरान करने वाला है। दिनकर प्रेमचंद का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेमचंद का भी मानना था कि जब पुरुष नारी के गुण अपनाता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी पुरुष के गुण अपनाती है तो वो राक्षसी बन जाती है। ये एक ही चीज़ के लिए दो अलग अलग नज़रिए हैं। सोचने वाली बात है ना। और ये सोच सिर्फ कहानियों तक नहीं थी। दिनकर आगे बताते हैं कि ये कितनी गहरी थी। यहाँ तक कि कबीर जैसे संत ने भी नारी को एक महाविकार कहा, यानी एक ऐसी चीज़, एक ऐसी कमी जिसे त्याग देना ही बेहतर है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का जिक्र करते हुए दिनकर समझाते हैं कि उनके हिसाब से भी नारी का काम खूबसूरत दिखना, आकर्षक होना और प्रेम से भरा होना था। काम, प्रसिद्धि, शिक्षा, इन सब से उसका क्या लेना देना। मतलब उसे एक एक्टिव इंसान की तरह नहीं बल्कि एक खूबसूरत चीज़ की तरह देखा गया। और ये सोच हर जगह थी, साहित्य में, कविता में और यहाँ तक कि धर्म में भी। देखिए फाइनल एग्जाम्पल, दिनकर लिखते हैं कि बुद्ध को भी अफसोस था कि औरतों को भिक्षुणी बनने की इजाज़त देकर उन्होंने गलती की। उन्हें लगा कि इसकी वजह से उनका धर्म जो 5,000 साल चलने वाला था अब सिर्फ 500 साल ही चलेगा। ये दिखाता है कि ये सोच कितनी गहराई तक समाज में बैठी हुई थी। तो इस काफ़ी ब्रूटल एनालिसिस के बाद जहां हमने समस्या को समझा, दिनकर एक बहुत ही पावरफुल समाधान देते हैं। और वो समाधान क्या है? वापस अर्धनारीश्वर के सिद्धांत की तरफ लौटना। या समाधान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरुष नारी बन जाए या नारी पुरुष बन जाए, नहीं, बल्कि समाधान यह है कि हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या नारी, वो दूसरे के गुणों को अपने अंदर समाकर एक बेहतर, एक पूरा इंसान बने, अ कंप्लीट ह्यूमन। दिनकर इसके लिए कुछ खास गुणों की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि पुरुषों को अपने अंदर दया, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस जैसी चीज़ें लानी चाहिए, और वहीं नारियों को अपने अंदर साहस, शौर्य यानी वेलर को अपनाना चाहिए और काम की दुनिया में अपनी जगह बनानी चाहिए। और यहाँ आता है दिनकर का सबसे क्रांतिकारी, सबसे रेवोल्यूशनरी निष्कर्ष। वो साफ कहते हैं कि ज़िंदगी का मकसद एक ही है और उस मकसद को पूरा करने का जो मैदान है, जो काम की दुनिया है, उसे बांटा नहीं जा सकता। जिस काम की दुनिया पर पुरुष अपना हक जमाता है वो उतनी ही नारी की भी है। तो पूरी बात का सार बस इतना ही है। और ये दिनकर के विजन की सबसे पावरफुल लाइन है कि हर पुरुष के अंदर नारीत्व की ज्योति भी जगे और हर नारी में पौरुष का स्पष्ट आभास भी हो। यही अर्धनारीश्वर का असली मतलब है। तो ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हो अगर एक शांत और बेहतर दुनिया की चाबी हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर उस बैलेंस में छिपी हो जिसे हम सदियों पहले भूल चुके हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी के अंदर चलने वाले हैं जो ऊपर से देखने में बिल्कुल सिंपल लगती है पर अंदर से सच में रूह कांप जाती है। कहानी का नाम है रोज़। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ हर अगला दिन पिछले दिन की बस एक फ़ोटोकॉपी है और लाइफ धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है। अपने लाइफ का सबसे बोरिंग दिन याद कीजिए, हो गया। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी हर एक दिन बिल्कुल वैसा ही हो, कैसा लगेगा? बस यही यही रिघुडन है ना, इसी को राइटर अगे ने अपनी इस कहानी रोज़ में कैप्चर किया है। तो चलिए इस दुनिया के दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो स्टोरी शुरू होती है जब हमारे नरेटर यानी लेखक खुद अपनी एक दूर के रिश्तेदार मालती के घर पहुंचते हैं। लेकिन सुनने में जैसा लग रहा है ना, ये कोई हैप्पी रियूनियन टाइप सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। दरवाजे के उस पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ हवा में ही कुछ अजीब सा बोझ है, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से रेस्टलेस कर दे। लेखक क्या अपने वर्ड्स में, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। जस्ट इमेजिन, किसी के घर में एंटर करते ही ऐसी फीलिंग आना। वहाँ एक एक अजीब सा बोझ था, एक ऐसी साइलेंस थी जो बिना कुछ कहे ये चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब इस स्टोरी की सोल तक पहुँचने के लिए ना हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। पहला, इसके राइटर के बारे में, और दूसरा, इस कहानी का एक पुराना और बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम।
ये एक ऐसा क्लू है जो इस कहानी के सारे राज खोल देगा। राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब ये हिंदी लिटरेचर के जाइंट्स में से एक, और उनकी पर्सनैलिटी भी कमाल की थी। इंट्रोवर्ट थे, मतलब अंतर्मुखी, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड और थॉटफुल। कई लैंग्वेजेस जानते थे और इंडिया के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड्स जैसे साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ उन्हें मिले थे। पॉइंट यह है कि इनके लिखी हर लाइन के पीछे एक बहुत गहरी सोच होती थी। और अब आते हैं उस सबसे बड़े क्लू पर। पता है इस कहानी रोज का ओरिजिनल टाइटल क्या था? गैंग्रीन। हाँ, गैंग्रीन। ये एक ऐसी डेंजरस मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी का कोई पार्ट, कोई टिश्यू अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, मरने लगता है, और उसे काट कर अलग करना ही आखिरी सोल्यूशन बचता है। लेकिन यहाँ अगेय जी सिर्फ फिजिकल बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल गैंग्रीन की तरफ, एक आत्मिक गैंग्रीन। जब रोज़ रोज़ एक जैसी मोनोटोनस लाइफ जीने से इंसान की सोल, उसकी आत्मा ही अंदर से मरने लगती। इस पूरी कहानी के सेंटर में है मालती, और राइटर हमें दो अलग अलग मालती से मिलवाते हैं। एक जो वो शादी से पहले थी, और दूसरी जो वो अब बन चुकी है। और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइटर याद करते हैं कि बचपन में मालती कितनी चंचल थी, कितनी ज़िद्दी और बिल्कुल फ्री स्पिरिटेड, एक तूफ़ान की तरह। लेकिन आज शादी के कुछ साल बाद वही मालती एक चुप, थकी हुई और बिल्कुल एक मशीन जैसी औरत बन गई है। उसकी आंखों की वो पहले वाली चमक, वो स्पार्क कहीं खो गया है। उसकी उस पुरानी आज़ादी का सबसे बड़ा प्रूफ चाहिए तो ये इंसिडेंट सुनिए। एक बार उसके फादर ने उसे एक बुक दी और कहा ये पढ़नी है। पता है उसने क्या किया? वो रोज़ उस किताब का एक पन्ना फाड़ कर फेंक देती थी, और 8 दिन बाद अपने फादर से बिल्कुल बेखौफ होकर बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। सोचो ज़रा, इतनी रिबेलियस लड़की, क्या आज की मालती में उसकी परछाई भी नज़र आती है? तो अब कहानी हमें ले जाती है मालती की लाइफ के एक टिपिकल दिन में, और ये दिन किसी जेल से कम नहीं है। हम नरेटर की आंखों से देखते हैं कि उसकी लाइफ कैसे एक फिक्स रूटीन, एक लूप पर बिना किसी चेंज के बस चलती जा रही है। सुबह 7 बजे हस्बैंड डिस्पेंसरी जाते हैं, दोपहर में वो थके हारे लौटते हैं, शाम 7 बजे तक पानी का वेट करना है ताकि बर्तन धुल सके, और फिर रात 11 बजे तक काम, काम और बस काम। यहाँ टाइम, वक्त, लाइफ को मेजर नहीं कर रहा, बल्कि यह एक जेल की दीवारों जैसा है जो उसे रोज़ एक ही रास्ते पर चलने के लिए फोर्स करता है। और इस मैकेनिकल लाइफ के साइंस वो हर तरफ हैं। जब उसका बच्चा गिर जाता है और उसे चोट लगती है तो एक माँ का प्यार नहीं, बल्कि उसके मुंह से थके हुए शब्द निकलते हैं, इसको चोटें तो लगती ही रहती हैं, रोज़ ही गिर पड़ता है। और इस आयरनी के बारे में सोचिए, वो लड़की जो कभी नॉलेज से भरी किताबों को फाड़ देती थी, आज एक पुराने अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए तरस रही है। और अब आता है इस कहानी का सबसे हॉन्टिंग, सबसे चिलिंग पार्ट, वो मोमेंट जब हमें रियलाइज़ होता है कि मालती के लिए वक्त, टाइम कैसे एक जहर बन चुका है। वो घंटे नहीं गिनती है, वो अपनी कैद की सलाखें गिनती हैं। दोपहर का टाइम है, गाड़ी में 3 बजते हैं, और नरेटर एक बहुत अजीब चीज़ नोटिस करते हैं। मालती जो अपना काम कर रही थी अचानक रुक जाती है, एक लंबी थकी हुई सांस लेती है और बस इतना कहती है, 3 बज गए। ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये खुशी नहीं है, ये एक मशीन की आवाज़ है जो बस बता रही है कि दिन का एक और हिस्सा ख़त्म हो गया। 1 घंटा और बीतता है, घड़ी फिर से बजती है, और वही चिलिंग सीन रिपीट होता है। ठीक 4 बजे फिर से, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी फीलिंग के, एक मशीन की तरह मालती कहती है, 4 बज गए। तब उसकी ज़िंदगी अब जी नहीं जा रही, उसे बस घंटों में गिना जा रहा है, काटा जा रहा है। कहानी का आखिरी सीन रात के 11 बजे का है, और ये वो मोमेंट है जहाँ साइलेंस सबसे ज़्यादा शोर मचाती है। जैसे ही रात के 11 बजने की आवाज़ आती है, मालती की उस मुर्दा हो चुकी आवाज़ में आखिरी शब्द गूंजते हैं, 11 बज गए। और बस इसके साथ ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस घर में इंसानियत हार चुकी है और एक मशीन जैसी रूटीन जीत चुकी है। तो आखिर इस कहानी का, इस रोज़ का, इस कैब का असली मतलब क्या है? व्हाट्स द रियल टेक अवे हियर? देखिए, मालती की स्टोरी सिर्फ मालती की नहीं है, ये आईना है उस इनविजिबल, उस आत्मिक गैंग्रीन का जो किसी भी इंसान की लाइफ को इन्फेक्ट कर सकता है।
जब लाइफ में से नॉवेल्टी, एक्साइटमेंट और पर्पस सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सच तो ये है कि ये आज भी हमारे सोसाइटी के कई घरों की कहानी है, जहाँ सपनों को बस चुपचाप दफना दिया जाता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। देखिए, लाइफ चलाने के लिए रूटीन ज़रूरी है, हम सबको पता है। पर क्या एक पॉइंट के बाद वही रूटीन हमारी स्पिरिट को, हमारी आत्मा को मार भी सकता है? अगली बार जब आप घड़ी की तरफ देखें ना, तो एक सेकंड के लिए इस सवाल पर ज़रूर सोचना। भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? एक रेवोल्यूशनरी, एक फ्रीडम फाइटर, राइट? पर क्या आप जानते हैं कि वो एक ज़बरदस्त सिंकर भी थे? उन्होंने स्टूडेंट्स और पॉलिटिक्स पर एक ऐसा पावरफुल ऐसे लिखा था जो, आप मानेंगे नहीं, आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 100 साल पहले था। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए? ये सवाल आज भी उठता है ना। पर ज़रा सोचिए, 1920s के दशक में तो ये एक नेशनल डिबेट थी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर भगत सिंह का टेक क्या। ज़रा 1920s का माहौल इमेजिन करके देखिए। ब्रिटिश सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, पॉलिटिक्स से दूर रहना। और ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी, मामला इतना सीरियस था कि पंजाब सरकार कॉलेजों में एडमिशन से पहले बाकायदा स्टूडेंट से एक बॉन्ड साइन करवाती थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। सोचिए। और फिर इसी स्टेटस को, इसी सोच को चैलेंज करने आए भगत सिंह। हम अक्सर उन्हें सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर याद करते हैं, पर वो इससे कहीं ज़्यादा थे। वो थे एक रेवोल्यूशनरी थिंकर। ज़रा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1907 में जन्म और 1931 में सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत। ज़िंदगी बहुत छोटी थी, है ना? लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि आज भी पूरी की पूरी जनरेशन उनसे इंस्पायर होती है। तो सवाल उठता है कि भगत सिंह की ये रेवोल्यूशनरी सोच, ये विचार आए कहाँ से? इसकी जड़ें थी उनके अपने परिवार में। एक ऐसा परिवार जो पूरी तरह से भारत की आज़ादी की लड़ाई को डेडिकेटेड था। आप देखिए, उनका पूरा का पूरा परिवार फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रंट लाइंस पर था। पिता और चाचा कई कई बार जेल गए। एक चाचा को तो देश निकाला दे दिया गया और दूसरे की जेल में टॉर्चर की वजह से मौत हो गई। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया। मतलब उनके घर का माहौल ही क्रांति का था बचपन से। लेकिन इन सब में भी एक ऐसा शख्स था जिसका उन पर सबसे गहरा, सबसे ज़्यादा असर पड़ा, और वो थे करतार सिंह सराभा, गदर पार्टी के एक जांबाज रेवोल्यूशनरी जिन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। और यहाँ एक बात है जो वाकई दिल को छू जाती है। पता है, जब करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई तब भगत सिंह की उम्र कितनी थी? सिर्फ 8 साल। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक 8 साल के बच्चे के दिमाग पर इस घटना का क्या असर हुआ होगा। वो सराबा के सैक्रिफाइस से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि वो हमेशा हमेशा उनकी फ़ोटो अपनी जेब में रखते थे। ज़रा सोचिए इस बात को। एक 8 साल का बच्चा जो अपने हीरो की तस्वीर अपनी जेब में रखता है, ये जानते हुए कि उसका हीरो देश के लिए शहीद हो चुका है। तो ये था वो बैकग्राउंड जिसने भगत सिंह को बनाया। चलिए अब सीधे डाइव करते हैं उनके ऐसे के कोर आर्ग्यूमेंट में, जहां उन्होंने उस वक्त के रूल्स को हेड ऑन, बिल्कुल सीधे सीधे चैलेंज किया। तो देखिए, डिबेट के दो क्लियर कट साइड्स थे। एक तरफ थी सरकार जो कहती थी भाई स्टूडेंट्स का काम सिर्फ पढ़ना है, पॉलिटिक्स करना नहीं। और दूसरी तरफ थे भगत सिंह जिनका मानना था कि अरे भाई, वो एजुकेशन ही किस काम की जो आपको देश की प्रॉब्लम समझने और उन्हें सॉल्व करने के लिए तैयार ही ना करे। उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम को सीधे सीधे क्रिटिसाइज़ किया जिसका मकसद सिर्फ क्लर्क पैदा करना था, एक्टिव सिटीजन नहीं। उनके अपने ही शब्दों में, कोट, हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की के लिए ही हासिल की जाए, एंड कोट। मतलब ऐसी पढ़ाई बेकार है। और ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये एक कॉल टू एक्शन था। उनका मानना था कि भारत को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो अपना तन, मन, धन सब कुछ देश पर कुर्बान कर दे। और ये डेडिकेशन, ये सेल्फलेसनेस, ये सिर्फ और सिर्फ यूथ में ही हो सकता है। भगत सिंह के लिए तो ये आइडिया ही बड़ा absurd था। मतलब आप स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा तो रहे हैं, पर उन्हें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से रोक रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि किसी को स्विमिंग के सारे रूल्स तो सिखा दिए पर पानी में उतरने से मना कर दिया, है ना जी? तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भगत सिंह ने यूथ पर, मतलब युवा पीढ़ी पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों किया? क्या वजह थी? देखिए, उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था।
उनका मानना था कि रेवोल्यूशन हमेशा यूथ ही लाते हैं। क्यों? भाई क्योंकि वो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से आज़ाद होते हैं, उनमें पैशन होता है, ज़बरदस्त एनर्जी होती है, और वो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के अपनी पूरी ज़िंदगी एक बड़े कॉज के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। उनका साफ कहना था कि हिस्ट्री उठाकर देख लो, दुनिया की हर बड़ी क्रांति स्टूडेंट्स और यूथ ने ही की है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ उनकी थियोरी नहीं थी, सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। जब देश को उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में फुल टाइम शामिल हो गए। जिसे कहते हैं ना, ही प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड। सोचिए, भगत सिंह का ये ऐसे लिखे हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया था वो आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा रेलेवेंट है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक देश की ज़िंदगी में एक स्टूडेंट का असल रोल, असल भूमिका क्या होनी चाहिए। तो चलिए आज एक ऐसी नदी की कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अपने साथ इतिहास, संघर्ष और उम्मीद की एक पूरी धारा बहाकर लाती है। जगदीश चंद्र माथुर के शब्दों के सहारे हम चलेंगे चंपारण की आत्मा, गंडक नदी के साथ एक यादगार सफ़र पर। कहानी की शुरुआत ही एक दिलचस्प पहेली से होती है। चंपारण एक ऐसी ज़मीन जो हिमालय की गोद में बसी है, जहाँ इतिहास की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, पर साथ ही एक नए भविष्य के अंकुर भी फूट रहे हैं। मतलब इसकी मिट्टी में सदियों की दास्तां भी है और आने वाले कल की उम्मीद भी। और यही दोहरापन, यही ड्यूअल नेचर इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो इस कहानी के कह सकते हैं दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है चंपारण की हरी भरी उपजाऊ ज़मीन, और दूसरी तरफ है इसकी धमनियों में बहती हुई ताकतवर गंडक नदी, जिसे ओ सदा नीरा का नाम दिया गया है, यानी वो नदी जो हमेशा पानी से लबालब रहती है। अब देखिए, गंडक का स्वभाव ना एक दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये एक माँ की तरह ज़मीन को सींचकर ज़िंदगी देती है, उसे उपजाऊ बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब इसके रक्षक यानी घने जंगल कट गए, तो यही जीवन देने वाली नदी विनाश का रूप ले लेती है। और 1962 की वो भयंकर बाढ़, वो इस कड़वी सच्चाई की एक डरावनी याद दिलाती है। पर इस ज़मीन ने सिर्फ कुदरत का कहर ही नहीं झेला है, बल्कि इंसानी क्रूरता के गहरे घाव भी सहे हैं। मध्ययुगीन हमलों से लेकर अंग्रेज़ों के राज तक सदियों से इसका शोषण होता आया है, जिसकी कहानी इसके ज़र्रे ज़र्रे में बसी है। यह टाइमलाइन शोषण की एक दर्दनाक कहानी बताती है। सिलसिला शुरू होता है 1325 में, जब गयासुद्दीन तुगलक की फ़ौजों ने इस हरे भरे जंगल पर पहला गहरा घाव किया। फिर सदियां बीतीं और 18वीं सदी में धांगड़ और थारू समुदायों को बंधुआ मजदूर बनाकर यहाँ लाया गया। और फिर 19वीं सदी में आए अंग्रेज़, जिन्होंने इस ज़मीन पर नील की खेती का ऐसा क्रूर सिस्टम चलाया जिसने इसे पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। तो आखिर ये तीन कठिया प्रथा थी क्या चीज़? सीधे सीधे कहें तो ये गुलामी का एक कानूनी नाम था। ज़रा सोचिए, आपकी 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठे पर आपको ज़बरदस्ती नील उगाना पड़ेगा, और आपकी दिन रात की मेहनत का सिला लगभग कुछ भी नहीं। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि शोषण का एक जीता जागता प्रतीक था। इस जुल्म का एक क्रूर चेहरा भी था। अमोलवा कोठी का अंग्रेज़ साहब मिस्टर एमिन, उसका खौफ ऐसा था कि किसी गरीब किसान का घर जला देना या उसे बिना किसी वजह के जेल में डाल देना उसके लिए एक मामूली बात थी। ये उस दौर की बेरहमी का बस एक छोटा सा उदाहरण भर है। लेकिन कहते हैं ना, जब जब जुल्म की रात बहुत गहरी होती है, तब उम्मीद का एक सूरज भी उगता है। चंपारण के लिए सूरज बनकर आए महात्मा गांधी। उनका एक कदम इस धरती का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो साल था 1917। एक साधारण लेकिन अपने इरादों के पक्के किसान राजकुमार शुक्ल की जिद पर मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण की धरती पर पहुंचे। यह सिर्फ उनका आना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी जिसने चंपारण की तकदीर को एक नई दिशा दे दी। गांधी जी का तरीका किसी भी राजनीतिक आंदोलन से बहुत अलग था। ये एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने पहले हजारों किसानों का दर्द सुना, फिर एक एक बात की, एक एक तथ्य की बारीकी से पड़ताल की। वो जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, बल्कि गरीबी, अशिक्षा और डर से भी चाहिए। और चंपारण को गांधी जी का जो सबसे कीमती तोहफा मिला वो था निर्भयता का वरदान, डर से आज़ादी। इसकी एक झलक तब दिखी जब पुंडलिक जी नाम के एक शिक्षक ने अंग्रेज़ अफसर के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया।
उनका ये साहस उस नए आत्मविश्वास का प्रतीक था जो अब हर चंपारण वासी के दिल में जाग रहा था। गांधी जी का मिशन सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं था। वो जानते थे कि असली बदलाव की नींव तो शिक्षा से ही रखी जा सकती है। इसीलिए उन्होंने बरहरवा, मधुबन और बितिहरवा जैसे गांवों में आश्रम स्कूल शुरू किए और इन ज्ञान के मंदिरों को चलाने के लिए बबन जी गोखले और पुंडलिक जी जैसे समर्पित शिक्षकों को दूर दूर से बुलाकर लाए। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ शोषण और संघर्ष की नहीं है। गंडक की लहरों में सिर्फ किसानों के आंसू ही नहीं बल्कि सदियों पुराने राज भी दफन हैं जो हमें इतिहास की और भी गहरी परतों में ले जाते हैं। तो ये सवाल हमें आज़ादी की लड़ाई के शोर से दूर एक शांत और प्राचीन दुनिया में ले जाता है। यहाँ एक ऐसी विरासत छिपी है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जो इस भूमि को एक बिल्कुल अलग ही पहचान देती है। ऐसा लगता है जैसे गंडक नदी का बहाव इतिहास के पन्नों को पलटता हुआ आगे बढ़ता है। इसके किनारे रामपुरवा से लेकर केसरिया तक प्राचीन बौद्ध स्तूप और मठ एक के बाद एक मोतियों की माला की तरह पिरोए हुए हैं। ये जगहें चंपारण को सीधे भारत के उस सुनहरे दौर से जोड़ती हैं जब यहाँ ज्ञान और शांति का प्रकाश फैला था। और इसका सबसे जीता जागता सबूत है लौरिया नंदनगढ़ में खड़ा ये अशोक स्तंभ। ये सिर्फ पत्थर का एक खंभा नहीं है बल्कि 2200 साल से वक्त को चुनौती देता एक प्रहरी है जो आज भी हमें अच्छे शासन, करुणा और अहिंसा का वो शाश्वत संदेश दे रहा है। अब हम आते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जहां इंसान प्रकृति की विनाशकारी शक्ति को चुनौती देकर अपनी इच्छा शक्ति से एक नए भविष्य का निर्माण करता है। ये है गंडक घाटी परियोजना। ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि इंसानी संकल्प की एक मिसाल है। भैंसालोटन में बना ये विशाल बैराज और इससे निकलती नहरें उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी पीढ़ियां इस नदी के बदलते मिजाज पर निर्भर रही हैं। ये खुशहाली का एक नया अध्याय लिखने का वादा है। राइटर इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक डैम की तरह नहीं बल्कि एक आधुनिक मंदिर के रूप में देखते हैं। जैसे पुराने मंदिर हमारी आस्था का केंद्र थे, वैसे ही ये नया मंदिर हमारी तरक्की और उम्मीद का प्रतीक है। और इस मंदिर के निर्माता, यहाँ के इंजीनियर्स और मजदूर ही इसके सच्चे पुजारी हैं। और आखिर में लेखक सीधे नदी को संबोधित करते हैं जैसे किसी को चुनौती दे रहे हों। वो कहते हैं, ओ सदानीडा, तुमने सदियों से इंसानी पूजा और प्रार्थना को अपनी लहरों से ठुकराया है, लेकिन आज जिस मंदिर की स्थापना हो रही है उसकी नींव इंसानी संकल्प से बनी है और ये इतनी गहरी है कि तुम्हारा प्रचंड वेग भी इसे हिला नहीं सकेगा। ये प्रकृति पर मानव की विजय का एक साहसिक ऐलान है। तो चंपारण और गंडक की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति शक्तिशाली है, इंसान क्रूर हो सकता है, लेकिन इंसान के संघर्ष करने की भावना और एक बेहतर कल बनाने का उसका संकल्प इन सब से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक नदी और एक इलाके की नहीं बल्कि संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद की एक ऐसी कहानी है जो हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं गूंजती है। तो चलिए आज बात करते हैं मोहन राकेश के लिखे एक बहुत ही पावरफुल नाटक सिपाही की माँ के बारे में। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये कहानी है उस इंतज़ार की, उस उम्मीद की और उस जंग की जो सरहदों के साथ साथ घरों में भी लड़ी जाती है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये शब्द हैं बिस्नी के, इस कहानी की नायिका। और सच कहूँ तो ये एक लाइन ही उस माँ के दिल का सारा डर, सारी बेचैनी बयां कर देती है। एक माँ जो बस अपने बेटे की एक चिट्ठी का इंतज़ार कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा, इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है ये इंतज़ार। एक ऐसे परिवार का इंतज़ार जिसका हर दिन, हर एक पल बस एक ही उम्मीद पर टिक कर गुजरता है कि शायद आज वो खत आ ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस परिवार से। सबसे पहले बिस्नी, वो माँ जिसकी आँखें दरवाजे से हटती ही नहीं हैं। फिर है मुन्नी, उसकी 14 साल की बेटी जो हर रोज़ अपनी माँ को दिलासा देती है कि भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। और आखिर में मानक, वो बेटा और भाई जो घर की गरीबी दूर करने के लिए बर्मा के फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। पर इन दोनों की ज़िंदगी बस मानक की एक खबर के आसरे पर ही टिकी हुई है। अच्छा, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराई को ठीक से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उस शख्स को जानें जिनकी कलम ने इन किरदारों को ज़िंदा किया है, द लेजेंड मोहन राकेश।
मोहन राकेश, जिनका जन्म 1925 में अमृतसर में हुआ, वो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े उस्ताद थे। सारिका जैसी मैगजीन को एडिट करने से लेकर आषाढ़ का एक दिन जैसे क्लासिक नाटक लिखने तक उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो कमाल का है। उनकी कलम से अंधेरे बंद कमरे जैसे नॉवेल्स निकले और सिपाही की माँ उनके सबसे पावरफुल वन एक्ट प्लेज में से एक है, जो उनके कलेक्शन अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। तो चलिए अब वापस जाते हैं बिस्नी और मुन्नी की उस इंतज़ार भरी दुनिया में। अब कहानी में असली टेंशन तब बढ़ना शुरू होती है जब जंग की खबरें हवा की तरह उड़कर उस शान सी गांव तक पहुंच जाती हैं जहां बिस्नी और मुन्नी अपने मानक का इंतज़ार कर रही हैं। सीन में एंट्री होती है बर्मा से भागकर आई दो लड़कियों की। वो भूखी हैं, प्यासी हैं और गांव में भीख मांग रही हैं। लेकिन वो अपने साथ सिर्फ भूख नहीं बल्कि जंग की वो भयानक तस्वीरें लाई हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो लड़कियां बिस्नी को बताती हैं कि फौजी लौट नहीं सकते, उन्हें फ्रंट लाइन से पीछे हटने की इजाज़त ही नहीं है। उनका काम लड़ना है, भागना नहीं। और अगर कोई सिपाही भागने की कोशिश भी करे तो उसे वहीं पर गोली मार दी जाती है। ज़रा सोचिए, ये एक लाइन सुनकर उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी जिसका अपना बेटा वहीं फंसा हुआ है। पर सबसे खौफनाक डिटेल तो अब आती है। वो बताती हैं कि जंगल से आने का जो रास्ता है वो सैकड़ों सिपाहियों की लाशों से भरा पड़ा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदुस्तानी है या जापानी, जंग किसी को नहीं छोड़ती। ये सब सुनने के बाद बिस्नी के दिमाग में और शायद अब हम सब के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, तो फिर मानक का क्या होगा। कहानी का क्लाइमैक्स और सबसे इमोशनल हिस्सा सामने आता है बिस्नी के एक सपने में। पर यह सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक माँ के दिल में छिपा सबसे गहरा, सबसे बड़ा डर है जो सच होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ है। सपने में होता क्या है, बिस्मी देखती है कि उसका बेटा मानक बुरी तरह जख्मी हालत में घर लौटा है। लेकिन अकेले नहीं, उसके ठीक पीछे एक दुश्मन सिपाही है जो उसे मारने आया है। एक तरफ अपना जख्मी बेटा है, दूसरी तरफ एक अनजान दुश्मन। दोनों ही किसी के बेटे हैं और दोनों ही एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। दुश्मन सिपाही की ये धमकी कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, ये जंग की उस असलियत को दिखाती है जहां इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। उसकी नज़रों में मानक अब एक इंसान नहीं, बस एक ट्रॉफ़ी है, एक लाश है। और अचानक ये नाटक अपने सबसे ज़रूरी सवाल पर आ जाता है। जब एक माँ को अपने बेटे और एक दुश्मन के बेटे में से चुनना पड़े तो वो क्या करेगी। अब एक्शन देखिए। पहले बिस्नी एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाती है और मानक को बचाने के लिए दुश्मन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मानक उस सिपाही को मारने लगता है तो वही माँ अपने बेटे को भी रोक देती है। वो दोनों के बीच खड़ी हो जाती है क्योंकि उस मोमेंट में उसे दो सिपाही नहीं बल्कि दो इंसान, दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और फिर आती है वो लाइन जो इस पूरे नाटक का दिल है। बिस्नी कहती है, नहीं मानक, तू उसे नहीं मारेगा, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है। और बस इसी एक पल में एक दुश्मन अब दुश्मन नहीं रहता। बिस्नी की नज़र में वो बस किसी और माँ का बेटा है जो उन्हीं की तरह शायद मजबूरी में, गरीबी के कारण इस जंग में लड़ रहा है। बिस्नी के इसी एक फैसले से इस नाटक का टाइटल, इसका पूरा मतलब एकदम साफ हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक सिपाही की माँ की नहीं है, इसका टाइटल सिपाही की माँ ये यूनिवर्सल है। ये बिस्नी के ज़रिए दुनिया की हर उस माँ को रिप्रेजेंट करता है जिसका बच्चा जंग में है। एक माँ के दिल में कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, उसके लिए सिर्फ बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी देश की यूनिफॉर्म पहने हों। तो सबसे बड़ा टेक अवे बहुत सिंपल है। एक माँ का प्यार यूनिफॉर्म का रंग नहीं देखता, वो सिर्फ उसके अंदर के इंसान को देखता है। जंग शायद सरहदों पर लड़ी जाती है लेकिन उसकी आग हर घर तक पहुंचती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि युद्ध में, जंग में असली हार किसकी होती है, जीतने वाले देश की, हारने वाले देश की, या फिर उन माँओं की जिनके बच्चे उस जीत या हार का हिस्सा बनने के बाद कभी घर वापस नहीं आते। इस पर सोचिएगा ज़रूर। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा गाना या कोई छोटी सी कविता
किसी बहुत बड़ी घंटों लंबी फिल्म या महाकाव्य से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है? आज हम इसी बड़े ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल, नामवर सिंह के बहुत मशहूर निबंध प्रगीत और समाज का सेंटर पॉइंट है। देखिए, एक तरफ हैं बड़े बड़े महाकाव्य जो पूरे समाज की कहानी बताते हैं, और दूसरी तरफ है छोटे बेहद पर्सनल गीत। सदियों से यही माना जाता रहा है कि असली ताकत तो भाई महाकाव्यों में ही होती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो इस पूरी बहस को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि बड़ी कविता और छोटे गीत में फ़र्क क्या है। फिर नामवर सिंह ने क्या चैलेंज पेश किया, प्रगीत के सुपरस्टार्स कौन थे, इतिहास कैसे असली गेम चेंजर बना, और आखिर में पर्सनल चीज़ों में सोशल पावर कैसे छिपी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिंदी कविता की दुनिया में ये दो बड़े खिलाड़ी आखिर हैं कौन। तो एक तरफ हैं प्रबंध काव्य, मतलब लंबी लंबी कविताएं जो पूरे समाज की कहानी सुनाती हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रगीत, छोटे एकदम पर्सनल गीत जो सिर्फ एक इंसान की फीलिंग्स के बारे में होते हैं। और कमाल की बात यह है कि एक बहुत लंबे समय तक सिर्फ प्रबंध काव्य को ही असली और ज़रूरी कविता माना जाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बहुत बड़े आलोचकों का यही मानना था कि सिर्फ लंबी कविताएं ही समाज का पूरा सच दिखा सकती हैं। उनके लिए ये जो छोटी पर्सनल कविताएं थी वो बस व्यक्तिगत थी, उनमें कोई खास सामाजिक दम नहीं था। लेकिन फिर एंट्री होती है नामवर सिंह की, और उन्होंने इस सदियों पुरानी सोच को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल उठाया, क्या हो अगर एक छोटी पर्सनल सी लगने वाली कविता एक बहुत बड़े महाकाव्य से ज्यादा ताकतवर निकले। उनका मानना था कि प्रगीत में यानी छोटे गीतों में समाज को बदलने की उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा ताकत हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि जब कोई कवि अपने अकेलेपन या अपने स्ट्रगल के बारे में लिखता है तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा होता, असल में वो अपने जैसे लाखों लोगों की आवाज़ बन जाता है। मतलब पर्सनल होते हुए भी वो सोशल हो जाता है। अब चलिए उन सबूतों की तरफ बढ़ते हैं जो नामवर सिंह ने पेश किए। देखते हैं उन कवियों को जिन्होंने उनके इस आइडिया को सच साबित कर दिखाया। उन्होंने मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन जैसे कवियों का उदाहरण दिया। देखिए, इनकी कविताएं कहने को तो छोटी थी, लेकिन उनमें समाज का बहुत बड़ा सच छिपा हुआ था। ये लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए पूरे समाज की कहानी कह रहे थे। अब ये लाइन देखिए, त्रिलोचन अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वे समाज के हर उस गरीब और संघर्ष करने वाले इंसान की आवाज़ बन गए। उनकी जो पर्सनल पहचान है वो एक सोशल पहचान बन जाती है। ये एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी की कहानी है। उन्होंने ये बात साबित कर दी कि सच्चाई की एक पावरफुल तस्वीर बनाने के लिए हमेशा एक बहुत बड़े कैनवस की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा आईना भी पूरी दुनिया दिखा सकता है। और यहाँ पर नामवर सिंह इतिहास को देखकर अपना सबसे पावरफुल तर्क देते हैं, और ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। सिंह हमसे कहते हैं कि हम हिंदी कविता की शुरुआत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे एक बार फिर से सोचें। क्या ये कहानी महाकाव्यों की है या फिर छोटे मगर पावरफुल गीतों की? और ये स्लाइड उनकी बात को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देखिए, शुरुआत से ही छोटे गीतों ने ही समाज में बड़े बड़े बदलाव लाए हैं। भक्ति आंदोलन से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक इन गीतों ने ही लोगों को जगाया है। सच तो ये है कि हिंदी कविता का इतिहास ही प्रगीत का इतिहास है। तो इन सब बातों का आज कविता और समाज के लिए क्या मतलब है? चलिए इन सभी आइडियाज़ को एक साथ ला कर देखते हैं। केदारनाथ सिंह की ये खूबसूरत लाइन देखिए, एक कितना पर्सनल मोमेंट है, किसी का हाथ पकड़ना, और इसे उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक इच्छा में बदल दिया है। यही तो है मॉडर्न प्रगति की शक्ति। ये एक पर्सनल अनुभव को एक यूनिवर्सल उम्मीद में बदल लेता है। इसी चीज़ को मिथ कथन कहते हैं, यानी कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। और यही प्रगीत की सबसे बड़ी ताकत है। ये साबित करता है कि असली पावर ज़्यादा शब्दों में नहीं बल्कि सही शब्दों में होती है। कभी कभी लेस इज़ मच मोर। चाहे वो उम्मीद के बारे में एक कोमल सी लाइन हो या फिर अन्याय के बारे में एक बहुत कठोर पंक्ति, जैसे कि शरद बिल्लौर की कविता में। मकसद एक ही है, एक रेत के दाने में पूरा ब्रह्मांड दिखा देना। तो टेकअवे यह है कि एक छोटी पर्सनल कविता सिर्फ एक डायरी एंट्री नहीं होती,
ये एक आईना है जिसमें पूरी दुनिया की तस्वीर दिखती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो पर्सनल स्ट्रगल्स और खुशियाँ हैं वही हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो अगली बार जब अपना कोई पसंदीदा गाना सुने तो एक पल के लिए सोचिएगा ज़रूर कि उसमें समाज की कौन सी बड़ी कहानी छिपी है। क्या पता उस गाने में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि पूरे समाज की उम्मीदों और सपनों की कहानी हो। इस पर ज़रूर सोचिएगा। तो तो चलिए वीडियो को आज अंत तक एक ऐसी देखिए और कहानी की चलिए दुनिया शुरू में करते चलते हैं। हैं जो सिर्फ एक जूठन। किताब नहीं बल्कि लाखों लोगों की वो अनकही आवाज़ है जिसे कभी सुना ही नहीं गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी जो हमें सीधे उस दर्द, उस अपमान और उस संघर्ष से मिलाती है जिसे हमारे समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने सदियों से झेला है। ये शब्द खुद ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं और यही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि कोर आइडिया है। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये कोई गुजरे ज़माने का किस्सा नहीं है, ये आज की एक जलती हुई हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जिससे शायद हम मुंह फेरना चाहते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। तो आखिर कौन थे ओम प्रकाश वाल्मीकि और कैसी दुनिया में उन्होंने अपनी आंखें खोली थी? चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बच्चा एक लेखक बना। एक ऐसा लेखक जिसने अपनी कलम से समाज की सबसे गहरी और अंधेरी दरारों को सबके सामने ला दिया। यहाँ कुछ डिटेल्स हैं उनके बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में हुआ था जहाँ उनकी पहचान उनके जन्म से ही तय कर दी गई थी। मतलब उनकी जाति ही जैसे उनका फ्यूचर लिखने के लिए काफ़ी थी। और जूठन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उन सभी एक्सपीरियंसेस का एक कच्चा चिट्ठा है जिसने उन्हें वो बनाया जो वो थे। देखिए, हर बच्चे के लिए स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है, एक नई बिगिनिंग होती है। लेकिन ओम प्रकाश के लिए स्कूल का पहला सबक किताबों से नहीं बल्कि अपमान से मिला। एक ऐसा सबक जिसकी छाप उनके दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए रह गई। ज़रा सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में खड़ा है और हेडमास्टर कलीराम की आवाज़ गूंजती है, क्या नाम है बे तेरा? इस सवाल में कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ नफरत थी। उस नन्हे बच्चे ने कांपती हुई डरी सहमी आवाज़ में जवाब दिया, ओम प्रकाश। और जैसे ही बच्चे के मुंह से जी निकला, हेडमास्टर का हुक्म आ गया। उसे शीशम के पेड़ से टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बनाने को कहा गया और फिर वो शब्द चुभे, तेरा तो ये खानदानी काम है। बस इन झटके में उसकी पहचान को उसकी जाति से जोड़कर उसे क्लासरूम से बाहर कर दिया गया। इस इमेज को ज़रा आंखों के सामने लाइए। ये सिर्फ दो कॉलम नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ क्लास के अंदर पढ़ते हुए बच्चे और दूसरी तरफ मैदान में अकेला झाड़ू लगाता हुआ ओम प्रकाश। उसकी पीठ दर्द से टूट रही थी, चेहरा धूल से सन चुका था और प्यास से गला सूख रहा था। लेकिन उसे पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। ये सिर्फ मैदान की सफाई नहीं थी, ये एक बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके सपनों को रौंदा जा रहा था। और ये सिलसिला एक दो नहीं, पूरे 2 दिन चला। तीसरे दिन उस बच्चे ने हिम्मत करके क्लास के एक कोने में जाकर बैठने की कोशिश की, शायद इस उम्मीद में कि आज तो उसे पढ़ने दिया जाएगा। लेकिन एक क्लासमेट ने ही चिल्लाकर बता दिया। फिर क्या था, हेडमास्टर ने उसे गर्दन से पकड़ा और घसीट कर क्लास से बाहर फेंक दिया। वो रोते हुए फिर से झाड़ू लगा रहा था और तभी बिल्कुल अचानक उसके पिताजी वहाँ से गुजरे। उन्होंने अपने बेटे को इस हालत में देखा और बस वहीं रुक गए। वो एक पल था जिसने उस दिन के लिए सब कुछ बदल दिया। और फिर पूरे स्कूल ने उनके पिता की दहाड़ सुनी। उन्होंने ओम प्रकाश के हाथ से झाड़ू छीनी और दूर फेंक दी। उनकी आंखों में जो आग थी, उस दिन जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, उसे वाल्मीकि जी कभी नहीं भूले। वो शायद पहली बार था जब किसी ने उनके सम्मान के लिए इतनी बुलंद आवाज़ उठाई थी। स्कूल का अपमान तो सिर्फ एक झलक थी, असली लड़ाई तो घर पे थी, जहाँ हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और यही हमें इस किताब के नाम जूठन का असली दिल दहला देने वाला मतलब समझ आता है। जूठन ये सिर्फ लेफ्ट ओवर फूड नहीं है, ये उस सोशल सिस्टम का सिंबल है जो कुछ इंसानों को इतना नीचे गिरा देती है कि उन्हें दूसरों की थाली का बचा खुचा खाने पर मजबूर होना पड़ता है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये हर रोज़ पिया जाने वाला अपमान का घूंट था। क्या ये यकीन करने लायक है, एक परिवार पूरे साल एक ज़मींदार के घर और जानवरों के लिए काम करे और बदले में उन्हें मिले सिर्फ 12 से 13 किलो अनाज? पूरे साल की कमर तोड़ मेहनत का सिला, बस इतना? ये जो प्रोसेस है, ये सोचने पर भी रूह कँपा देता है। शादी में मेहमानों के खाने के बाद दरवाजे पर टोकरी लेकर बैठना,
फिर फेंकी हुई पत्तलों से खाने के टुकड़े बीनना, उन टुकड़ों को घर लाकर सुखाना ताकि जब घर में अन्न का एक दाना भी ना हो तो उन्हें उबालकर पेट की आग बुझाई जा सके। ये घटना है जो इस अपमान की आग को और भड़का देती है। सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी में वाल्मीकि के पूरे परिवार ने दिन रात एक कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उनकी माँ ने सिर्फ अपने भूखे बच्चों के लिए 2 पत्तल ताज़ा खाना मांग लिया। और जमींदार ने उनकी माँ को क्या जवाब दिया? उसने जूठन से भरी टोकरी की ओर इशारा किया और जहर में डूबे शब्द फेंके। दिन रात की मेहनत के बदले क्या मिला? सिर्फ जिल्लत और अपमान। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, यह सोचना भी मुश्किल है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा दर्दनाक है। एक ऐसा पल जब वाल्मीकि को लगा कि जिस दलदल से वो एजुकेशन के सहारे निकलना चाहते थे, वही दलदल उन्हें वापस निगलने आ रहा है। घर पर कोई मर्द नहीं था और एक ज़मींदार का बैल मर गया था। माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी थी। उस मरी हुई खाल को उतारने के 10-15 रुपए मिलने थे और वो पैसे उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी रकम थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। जैसे ही उन्होंने वो छुरी हाथ में पकड़ी, उनके हाथ कांपने लगे। ये वो काम नहीं था जिसके लिए वो पढ़ रहे थे, जिसके लिए वो सपने देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी उम्मीदें, सारा फ्यूचर उसी मरी हुई लाश के साथ दफन हो रहा है। और फिर चाचा ने वो खून से लथपथ भारी हाल का गट्ठर उनके सिर पर रख दिया। ओम प्रकाश ने बहुत मिन्नतें की, कहा कि स्कूल के दोस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। उन्हें उस बोझ और शर्मिंदगी के साथ पूरा रास्ता तय करना पड़ा। इस घोर अंधेरे और निराशा के बीच कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से उम्मीद की एक किरण फूटती है। एक पल जो ये साबित करता है कि इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं है। जब वो खून और गंदगी में सने हुए घर पहुंचे तो उनकी माँ उन्हें देखकर बस रो पड़ी। वो आंसू सिर्फ गंदगी के लिए नहीं थे, वो अपने बेटे की टूटी हुई मासूमियत और अपनी बेबसी के लिए थे। और ठीक उसी पल उनकी भाभी ने जो कहा वो इस कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। उन्होंने कहा, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान जंग था, उस गंदगी के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ जिसने उनके देवल के बचपन को छीनने की कोशिश की थी। और आखिर में जूठन हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या इंसान की मेहनत का कोई मोल नहीं, या उसकी जाति ही उसकी असली पहचान है? ये किताब हमें उस समाज का आईना दिखाती है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। ये एक सवाल है जो आज भी उतना ही सच है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। तो आज हम गोता लगाने वाले हैं एक राइटर के मन की सबसे गहरी परतों में और हमारा जरिया होगी उनकी पर्सनल डायरी। चलिए समझते हैं मलयज की दुनिया को जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। अच्छा, इस सफ़र को शुरू करने से पहले ना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दोस्तों के बीच में हैं, हंस रहे हैं, माहौल एकदम बढ़िया है, पर अंदर ही अंदर आप एकदम अकेला महसूस कर रहे हो? बस यही जो एहसास है ना, यही इस डायरी की आत्मा है। और ये दुनिया है मलयज की, एक ऐसे लेखक जिन्होंने अपनी डायरी में सिर्फ रोज़ की बातें नहीं लिखी, नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सबसे गहरे राज लिखे हैं। ये डायरी आप समझिए सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उनके मन में झांकने की एक खिड़की है। तो चलिए इस खिड़की को खोलते हैं। तो इससे पहले कि हम उनकी डायरी में पूरी तरह खो जाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये इंसान थे कौन। कौन थे मलयज? देखिए, मलयज जिनका असली नाम था भरत जी श्रीवास्तव, वो एक अंतर्मुखी इंसान थे। मतलब एक क्लासिक इंट्रोवर्ट। बोलते कम थे पर उनकी नज़रें, अरे उनकी नज़रें हर छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ लेती थीं। उन्हें अकेले रहने में सुकून मिलता था और वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे कि अपने आसपास की दुनिया को बहुत गहराई से महसूस करते थे। अब सवाल ये है कि उनके लिखने में इतनी गहराई आई कहाँ से? तो वो आई उनके जीवन के संघर्षों से। 1935 में उत्तर प्रदेश में जन्मे मलयज अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही एक त्वचा की बीमारी, क्षय रोग से जूझ रहे थे। सोचिए, हालात इतने बिगड़े कि एक ऑपरेशन में उनका एक फेफड़ा तक निकालना पड़ा। उनकी बाकी की ज़िंदगी कमज़ोर सेहत और दवाइयों के सहारे ही गुजरी और सिर्फ 47 साल की उम्र में 1982 में वो इस दुनिया से चले गए। तो ये तो थी उनकी कहानी। अब देखते हैं कि इस शख्स ने अपनी पारखी नज़रों से आसपास की दुनिया को कैसे देखा और अपनी डायरी में उसे कैसे कैद किया।
उनकी डायरी का पन्ना हमें सीधा रानीखेत ले जाता है। तारीख है 14 जुलाई 1956। वो लिखते हैं कि मिलिट्री छावनी बनाने के लिए सुबह से पेड़ काटे जा रहे हैं। चारों तरफ घना सफ़ेद कोहरा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। लेकिन उस कोहरे के पार से पेड़ों के कट कर गिरने की जो आवाज़ें आ रही हैं, वो उन्हें किसी की चीखों जैसी महसूस हो रही हैं। और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, इंसानों को देखने की उनकी कला तो और भी कमाल की थी। दिल्ली में 30 अगस्त 1974 को वो एक सेब बेचने वाली छोटी सी लड़की को देखते हैं। वो लिखते हैं कि 7-8 साल की वो बच्ची ग्राहक को चखाने के लिए सेब का एक टुकड़ा काटना चाहती है, पर उसकी नन्ही कलाइयों में इतनी ताकत ही नहीं है। वो कोशिश करती है और फिर शर्मा कर चाकू मेलेज को ही थमा देती है, ये आप ही काट दीजिए। वो हर तरह के इंसान को बड़ी गहराई से देखते थे। एक तरफ वो कौसानी में बलभद्र ठाकुर जैसे उम्र दराज लेखक से मिलते हैं, जो अपनी आंखों में गर्व लिए अपनी साहित्यिक कामयाबियों की कहानियां सुनाते हैं, तो दूसरी तरफ वही उन्हें दो स्कूल टीचर मिलते हैं जो उन्हें पानी की तरह साफ और सरल लगते हैं। मलेश को यह महसूस होता है कि इन टीचरों ने एक शांत जिंदगी से जैसे समझौता कर लिया है, जहाँ कोई बड़े सपने नहीं हैं, बस रोज़ की एक जैसी रूटीन है। तो ये तो थी बाहर की दुनिया जिसे मलैज अपनी नज़रों से देख रहे थे। अब हम उनके अंदर की दुनिया में झांकते हैं, एक ऐसी दुनिया जो डर और चिंताओं से भरी हुई थी। 25 जुलाई 1980। इस दिन वो एक ऐसी बात लिखते हैं जो दिल को छू जाती है। वो स्वीकार करते हैं, लगता है मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव डर है। भीतर से मैं एक बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूँ। ये जो ईमानदारी है ना, यही उनकी डायरी को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो ये डर कैसा था? ये कोई एक डर नहीं था, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुला मिला था। जैसे घर में किसी के बीमार पड़ने पर यह सोचना कि कहीं कोई भयंकर बीमारी तो नहीं हो गई, या फिर घर से बाहर गए किसी अपने के लौटने में देर होने पर मन में आने वाले बुरे ख्याल, या फिर बाहर खेलते खेलते बच्चों के अचानक चुप हो जाने पर दिल में जो घबराहट उठती है, वैसा डर। क्वासानी में 4 जुलाई 1962 को वो एक चिट्ठी के इंतज़ार की बेचैनी के बारे में लिखते हैं। जाहिर है उस ज़माने में मोबाइल तो थे नहीं। वो कहते हैं कि जब दोपहर तक चिट्ठी नहीं आती तो ऐसा लगता है जैसे किसी शब्द के बीच से कोई अक्षर गायब हो गया हो और पूरा शब्द ही बेमतलब हो गया हो। सोचिए, सिर्फ एक चिट्ठी का ना आना उनके लिए पूरी दुनिया को बेमानी बना देता था। अब आते हैं इस डायरी के सबसे गहरे, सबसे फिलोसफिकल हिस्से पर, जहां मलियाद सिर्फ अपनी भावनाओं को नहीं बल्कि यथार्थ यानी कि रियलिटी की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। तो मलियाज के लिए रियलिटी यानी यथार्थ का मतलब क्या था? उनके अनुसार यथार्थ सिर्फ वो नहीं है जिसमें हम जीते हैं, बल्कि यथार्थ वो भी है जिसे हम खुद बनाते हैं। वो दो तरह की रियलिटी की बात करते हैं। पहला है रचा हुआ यथार्थ यानी क्रिएटेड रियलिटी। ये वो दुनिया है जिसे हम खुद बनाते हैं। जैसे वो कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं, उनसे जुड़ी चिंताएं भी हमारी अपनी बनाई हुई हैं। और दूसरा है भोगा हुआ यथार्थ, इनहेरिटेड रियलिटी, यानी वो रियलिटी जो हमें दूसरों से मिली है, जैसे विरासत में मिली कोई संपत्ति। और फिर वो इन दोनों को जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो हम रचते हैं और जो हम भोगते हैं, इसी लेन देन का नाम ही तो संसार है। हर इंसान इस संसार को रचता भी है और भोगता भी है, और यही तो असल में इंसान होना है। अब एक लेखक होने के नाते मलैज ने अपने सबसे बड़े हथियार यानी शब्दों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। चलिए देखते हैं कि लिखने की कला पर उनके क्या विचार थे। 11 जून 1978 को वो एक लेखक के उस संघर्ष को बयान करते हैं जो शायद हर लेखक महसूस करता है। वो लिखते हैं कि कभी कभी लिखने बैठता हूँ तो शब्द तो बहुत होते हैं, पर उनमें वो गहरा अर्थ नहीं आ पाता, और कभी कभी मन में अर्थ इतना गहरा होता है कि उससे बयां करने के लिए सही शब्द ही कम पड़ जाते हैं। वो लिखने की इस प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है दस्तावेज़ यानी कच्चा माल, हमारी अनुभव, हमारी विचार, हमारे रफ नोट्स, आप इसे मिट्टी समझ सकते हैं। और दूसरा है रचना यानी तैयार कला, वो तराशी हुई चीज़ जो उस कच्चे माल से उगती है, मतलब ये पौधा है। और वो साफ कहते हैं कि रचना के लिए दस्तावेज़ का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब हम इस डायरी के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष पर आते हैं, जहां मलियज ये सवाल पूछते हैं कि सच्ची सुरक्षा आखिर है कहाँ। अपने अंदर के डरों के बारे में इतना सब लिखने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा एहसास होता है,
वो समझते हैं कि डायरी में अपने डर के बारे में लिखना ये सुरक्षा नहीं है, ये तो एक तरह का पलायन है, यानी सच्चाई से भागना। तो फिर असली सुरक्षा है कहाँ? 20 जून 1978 को वो लिखते हैं, सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो वो बाहर सूरज की रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। उनका मतलब बिल्कुल साफ था। सच्ची सुरक्षा चुनौतियों को झेलने में है, उनसे लड़ने में है, उनसे भागकर डायरी के पन्नों में या अंधेरे में छिपने में नहीं। तो मलेच की ये डायरी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जीवन में सच्ची सुरक्षा कहाँ मिलती है, छिपने में या फिर चुनौतियों का डटकर रोशनी में सामना करने में। इस पर सोचिएगा ज़रूर। तो आज बात करते हैं उदय प्रकाश की एक बहुत ही पावरफुल कहानी तिरछ की। यह कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं है, ये कहानी है एक डरावने सपने की, एक खौफनाक सफ़र की और एक ऐसे अंत की जो दिमाग में घूमता रह जाता है। चलिए इसे समझते हैं। कहानी का कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रहस्य बस इसी एक लाइन में छिपा हुआ है। सब यही मानकर चल रहे थे कि पिता पर एक जहरीले जानवर ने हमला किया था, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट ने जो बताया वो कुछ और ही था। एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज़्यादा डरावनी कहानी। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या था? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी के दिल में, मतलब इसके सेंटर में, दो बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ है एक पिता और दूसरी तरफ है एक गहरा डर। ज़रा देखिए ये दोनों कितने अलग हैं। एक तरफ है पिताजी राम स्वार्थ प्रसाद, 55 साल के एक शांत सरल इंसान। अपने परिवार के लिए वो एक किले की तरह थे, एक मजबूत दीवार। और दूसरी तरफ है तिरिच, एक जहरीली छिपकली जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका जहर कोबरा से भी 100 गुना ज़्यादा तेज़ है। मतलब लेखक के डरावने सपनों का असली विलन। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है और वो है सिंबलिज़म। सिंबलिज़म का मतलब है जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट या कोई जानवर सिर्फ वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो किसी बड़े आइडिया, किसी बड़ी सोच या डर को रिप्रेजेंट करता है। और इस कहानी में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि तिरिच सिर्फ एक छिपकली नहीं है, वो कुछ और है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ से वो मानो दो पटरियों पर एक साथ चलने लगती है। एक पटरी हकीकत की और दूसरी मन के अंदर बसे गहरे डर की। तो होता यह है कि एक शाम पिताजी टहलकर घर वापस आते हैं और पता चलता है कि जंगल में उन्हें एक तिरिछ ने काट लिया है। और बस यहीं से उनकी उस दुखद यात्रा की शुरुआत हो जाती है। और यहीं पर कहानी में बेटे का डर भी जुड़ जाता है। उसे सालों से एक ही डरावना सपना बार बार आता है। सपने का विलन हमेशा तिरिच। ये कोई आम सपना नहीं है, ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। उसे लगता है कि तिरिच उसके मन की हर बात जानता है और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज़ोर से चीख कर खुद को जगा लेना। तो सोचिए, एक तरफ पिता को हकीकत में तिरिच ने काटा है और दूसरी तरफ बेटा सालों से अपने सपनों में उसी खौफ से लड़ रहा है। अब कहानी का फोकस पिताजी के उस सफ़र पर जाता है जो उन्होंने शहर की तरफ शुरू किया। एक ऐसा सफ़र जिसमें लिए गए कुछ छोटे छोटे फैसले ही उनकी किस्मत तय कर देते हैं। अगले ही सुबह पिताजी को शहर के लिए निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में एक बहुत ज़रूरी सुनवाई थी परिवार के घर को लेकर, और ये 3 तारीख थी। मतलब अगर वो नहीं जाते तो वारंट निकल जाता और शायद घर भी हाथ से चला जाता। तो जाना बहुत बहुत ज़रूरी था। लेकिन रास्ते में एक और डर सामने आ जाता है। साथ के गांव वाले बताते हैं कि अरे, तिरिच का जहर तो 24 घंटे बाद चढ़ता है। बस वहीं पर एक देसी इलाज तैयार किया जाता है। धतूरे के बीज जो खुद जहरीले होते हैं उनको उबालकर एक काढ़ा बनाया जाता है। पिताजी उसे पीने दें ये सोचकर कि वो तिरिच के जहर को काट देगा, लेकिन असल में यही काढ़ा उनके दिमाग पर असर करना शुरू कर देता है और यही उनकी मुश्किलों की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। अब हम कहानी के सबसे सबसे मुश्किल और दिल दहला देने वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम पिताजी के आखिरी घंटों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूरे के पूरे शहर ने उन्हें गलत समझा और उनके साथ जो किया वो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। ये उस दिन की 17 मई 1972 की दर्दनाक टाइमलाइन है। सुबह 10:07 पर पिताजी शहर पहुंचते हैं, धतूरे के नशे में थोड़े बहके हुए। ठीक 11 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोग उन्हें लुटेरा समझ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं।
1:15 वो मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पागल समझकर बाहर फेंक देती है। 2:15 एक अच्छी खासी कॉलोनी में बच्चे उन्हें देखकर पत्थर मारने लगते हैं। करीब 3:30 एक रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ उन्हें पत्थरों और लोहे की रॉड से मारती है, और शाम 6:15 एक मोची की दुकान के पास अकेले उनकी मौत हो जाती है। तो आखिर ये सब हुआ क्या? हुआ ये कि हर मोड़ पर हर किसी ने उन्हें गलत समझा। उनकी असली पहचान, एक परेशान मदद मांगते इंसान की पहचान, कहीं खो गई। बैंक के लिए वो एक खतरा थे, पुलिस के लिए एक फालतू की मुसीबत, बच्चों के लिए मजाक उड़ाने का एक जरिया, भीड़ के लिए तो वो कोई जासूस या अपराधी बन गई। यहाँ तक कि उनका अपना एक दोस्त भी जो वहाँ से गुजरा उन्हें पहचान नहीं पाया। किसी ने भी उन्हें एक इंसान की नज़र से देखा ही नहीं। और अब कहानी के बिल्कुल आखिर में हम उस सच्चाई पर आते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई। यहीं पर कहानी के सारे धागे आपस में जुड़ते हैं और असली राक्षस का चेहरा सामने आता है। रिपोर्ट के जो नतीजे थे वो हैरान कर देने वाले थे। मौत की वजह मेंटल शॉक और कई फ्रैक्चर्स की वजह से बहुत ज़्यादा खून बह जाना। उनका पेट बिल्कुल खाली था, और सबसे सबसे बड़ी बात, उनके शरीर में जहर का एक कतरा भी नहीं था। तिरिच के जहर का कोई असर था ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है ना, कि अगर तिरिच के जहर ने उन्हें नहीं मारा तो फिर उनकी जान किसने ली? और जवाब ये है, असली तिरिच वो छिपकली थी ही नहीं। असली तिरिच था वो बेरहम बेपरवाह शहर। असली जहर किसी जानवर का नहीं था, बल्कि लोगों के अंदर की बेरुखी और क्रूरता का था। और इस तरह पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो असल में उनके बेटे का डरावना सपना था जो सच हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में तिरिच बेटे का पीछा करता था, उसे कोई समझ नहीं पाता था और वो अकेला पड़ जाता था। ठीक उसी तरह हकीकत में इस शहर ने पिताजी को अपना शिकार बनाया, उन्हें गलत समझा और उन्हें ख़त्म कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ हर कोई जल्दी में है, क्या हमने इंसानियत के लिए सब्र रखना छोड़ दिया है? क्या हम किसी की मदद के लिए 2 पल रुकने के बजाय उसे फटाफट जज करके आगे बढ़ जाते हैं? इस पर सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सब ने शायद कभी न कभी खुद से पूछा होगा, पर जिसका जवाब मिलना इतना आसान नहीं है। और इस सवाल को जे कृष्णमूर्ति ने बहुत गहराई से समझा है। शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ हमें नौकरी दिलाने वाली एक मशीन है, या इसका कुछ लेना देना हमारी पूरी ज़िंदगी से है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल फिर से वही है, ज़रा ईमानदारी से सोचिए। कभी किसी ने खुद से पूछा है कि वो स्कूल क्यों गए थे, या अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम गणित, विज्ञान, इतिहास ये सब पढ़ते तो हैं, लेकिन आखिर क्यों? सुनने में तो ये सवाल बड़ा आसान लगता है, पर है नहीं। और कृष्णमूर्ति के हिसाब से हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है। और जब हम ये सवाल पूछते हैं ना, तो जवाब भी लगभग एक जैसे ही मिलते हैं। अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छी नौकरी, ज़्यादा पैसा और समाज में एक सेफ जगह। बचपन से हमारे दिमाग में यही बात तो डाली जाती है। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाओ, सबसे आगे निकलो, ताकि भविष्य सुरक्षित हो। ये तो एक ऐसी रेस है जिसमें हम सबको दौड़ा दिया गया है। और इस रास्ते का नतीजा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी एक मशीन की तरह एक ही चक्कर में फंसकर रह जाती है। जन्म, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, शादी, बच्चे, और फिर यही साइकिल हमारी अगली पीढ़ी के लिए शुरू हो जाती है। हम इस प्रोसेस में इतने उलझ जाते हैं कि कभी रुककर सोचते तक नहीं। और यहीं पर कृष्णमूर्ति हमें रोकते हैं, हमें झकझोरते हैं और एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं। क्या हो अगर इस नौकरी, परिवार और पैसे की दौड़ में हम उस चीज़ को ही खो रहे हो जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी को ही? जैसा कि वो कहते हैं, जीवन सिर्फ एक नौकरी या करियर नहीं है। ये तो बहुत अद्भुत है, विशाल है। ये पक्षी, ये फूल, ये खुला आसमान, तारे, हमारी रिश्ते, हमारी खुशियाँ, हमारे गम, ये सब कुछ ही तो जीवन है। अगर शिक्षा हमें इस पूरी विशालता को समझने में मदद नहीं करती तो वो अधूरी है। तो देखिए, ज़िंदगी को देखने के ना 2 नज़रिए हो सकते हैं। एक तरफ है ज़िंदगी का वो छोटा सा कोना जिसके लिए हमारी पूरी शिक्षा हमें तैयार करती है, नौकरी, परीक्षाएं, जिम्मेदारियां। और दूसरी तरफ है पूरी ज़िंदगी, प्रकृति की खूबसूरती, रिश्तों की गहराई, खुशी और गम के अनुभव, और ख़ुद को जानने का एक सफ़र।
हमारी शिक्षा हमें उस छोटे से कोने का एक्सपर्ट तो बना देती है, पर ज़िंदगी की पूरी बड़ी तस्वीर से अनजान रख देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी की इस पूरी विशालता को समझने से रोक रही है। कृष्णमूर्ति के अनुसार इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डर। ज़रा सोच कर देखिए, हम बचपन से ही डर के साए में जीते हैं। परीक्षा में फेल होने का डर, माता पिता की उम्मीदों पर खरा न उतरने का डर, बड़े होकर नौकरी छूट जाने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, और आखिर में मौत का डर। हमारा पूरा जीवन एक डर से दूसरे डर तक का सफ़र बनकर रह जाता है। और इस डर की जड़ क्या है? वो है महत्वाकांक्षा, मतलब कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की, या किसी से आगे निकलने की इच्छा। वहीं से चिंता और डर पैदा होता है, क्योंकि जहाँ सफलता की चाह होगी वहाँ फेल होने का डर तो होगा ही, है ना। और ये बात बहुत गहरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहाँ डर है वहाँ सच्ची बुद्धि, जिसे वो मेधा कहते हैं, हो ही नहीं सकती। एक डरा हुआ मन कभी भी आज़ाद होकर सोच ही नहीं सकता और न ही सच को खोज सकता है। तो अगर डर ही वो जेल है जिसमें हम कैद है, तो फिर आज़ादी का रास्ता क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसका रास्ता मेधा को समझने और उसे अपने अंदर जगाने में है। तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का, हमारी शिक्षा का असली गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ परीक्षा पास करना या अच्छी नौकरी पाना? नहीं, बल्कि उस क्षमता को जगाना जिसे कृष्णमूर्ति मेधा कहते हैं। देखिए, मेधा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। ये वो ताकत है जो हमें बिना किसी डर के, बिना किसी सिद्धांत या परंपरा के दबाव के आज़ाद होकर सोचने में मदद करती है। ये हमें अपने लिए सच खोजने की हिम्मत और क्षमता देती है। एकेडमिक कौशल और मेधा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है परीक्षा पास करना और किसी एक विषय का एक्सपर्ट बनना, जो एक छोटे से दायरे में काम आता है। दूसरी तरफ है मेधा, जो हमें ज़िंदगी को उसकी पूरी गहराई में समझने, बिना डर के सोचने और सच की खोज करने में मदद करती है। तो सवाल ये है कि इस सच्ची बुद्धि को, इस मेधा को हम अपने अंदर जगाएं कैसे? कृष्णमूर्ति का जवाब है, विद्रोह करके। जीवन का असली मतलब किसी की कही सुनी बातों को मान लेना नहीं है, बल्कि अपने लिए सच को खोजना है। और ये तभी हो सकता है जब हम आज़ाद हों, सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और अपनी सोच की पुरानी आदतों से भी। ये अपने अंदर और बाहर की दुनिया के प्रति एक लगातार क्रांति की अवस्था है। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाने ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक ऐसा माहौल बनाना होगा, चाहे घर पर हो या स्कूल में, जहाँ डर की कोई जगह ही ना हो, जहाँ सवाल पूछने की आज़ादी हो। दूसरा, उस काम को खोजना जिससे हमें सच में प्यार हो, ना कि वो काम जो समाज हमें करने के लिए कहता है। और तीसरा, समाज की उन सभी सड़ी गले परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह करना जो हमें डर और लालच में बांध कर रखती हैं। क्योंकि असली शिक्षा किसी के पीछे पीछे चलना या किसी की नकल करना नहीं है, वो तो खुद खोजने का नाम है। और आखिर में कृष्णमूर्ति इस पर्सनल क्रांति को एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया की क्रांति से जोड़ते हैं। ये सिर्फ हमारे या किसी और के बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को एक नए सिरे से बनाने की चुनौती है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो दुनिया में पहले से ही कितनी उथल पुथल मची हुई है। देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लोग कंपटीशन और महत्वाकांक्षा में एक दूसरे को कुचल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। और इस तबाही की वजह क्या है? महत्वाकांक्षा, कंपटीशन और आंखें बंद करके परंपराओं को मानना। यही वो ताकतें हैं जो दुनिया को तबाही की ओर ले जा रही हैं। और दुख की बात यह है कि हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम इन्हीं चीज़ों को और बढ़ावा दे रही है। इसलिए अगर एक नई, एक बेहतर दुनिया बनानी है तो हमें एक नए तरह के इंसान की ज़रूरत होगी। ऐसा इंसान जो डर से नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से जिए। और ऐसे इंसान का निर्माण सही शिक्षा से ही हो सकता है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं। ज़रा सोचिए, हम कितनी सुंदर, कितनी शांत दुनिया बना सकते थे अगर हमारी शिक्षा का मकसद सिर्फ हमें रोज़ी रोटी कमाना नहीं, बल्कि हमें जीवन को उसकी पूरी गहराई, सुंदरता और सच्चाई के साथ सच में जीना सिखाना होता।